नौटंकी साले, तू हमसे डर के बात कर रहा है बे? हम डर का डेफिनेशन है बे बुड़बक। हेलो, मैं हूँ बेमैक्स, आपका अपना हेल्थ केयर दोस्त। क्या खाक समझी बावली, मैं डेट पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं हूँ अकेला। मेरे गले में ये जो कॉलर है ना, ये मेरे मास्टर ने बनाया है और इसकी मदद से मैं बात। Hello, good evening, everyone. This side Pawan Kumar Jha, and very welcome to our talk show Mojo Mic, sponsored by Patreon. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोजो माइक के थ्रू आप तमाम दर्शकगण रूबरू होते हैं ऐसे कलाकारों से जिन्होंने अपने दम पर एक खास मुकाम हासिल। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने साउथ की कई सारी फिल्मों और एनिमेटेड सीरीज में अपनी आवाज दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कमाल के एक्टर और वॉइस एक्टर गणेश दिवेकर जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में आपका। नमस्कार। थैंक यू पवन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वॉइस आर्टिस्ट को बुला रहे हो। हम लोग जो लोग हैं जो यूजुअली कैमरा के पीछे होते हैं, सिर्फ माइक्स पे होते हैं, उनको मतलब आप दुनिया के सामने ला रहे हो, हमारी शक्ल लोगों को दिखा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच पवन फॉर दिस। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं आज के इंटरव्यू की। तो मेरा पहला सवाल है, आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है और ऐसे में सारी इंडस्ट्रीज पे इसका प्रभाव पड़ा है, चाहे ये फिल्म इंडस्ट्री हो या वॉइस इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो। ऐसे में वॉइस इंडस्ट्री पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, खासकर आपसे जानना चाहेंगे। वॉइस इंडस्ट्री पे ये प्रभाव पड़ा कि हमारा बेसिकली जो काम है वो अलग अलग स्टूडियोज में जाके डबिंग करना होता है। अब आप अलग अलग स्टूडियो में जाएंगे तो स्टूडियो में क्या होता है, सिर्फ स्टूडियो नहीं होता, स्टूडियो में एक साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है, वहाँ जो एक चाय बनाने वाला लड़का होता है, जो खाना वगैरह ला के देता है वो लड़का होता है। तो ये सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। कभी कभी उस स्टूडियो के मालिक भी वहां पर होते हैं। आप जिनके साथ काम कर रहे हो उसका डबिंग डायरेक्टर होता है, उसका कोई राइटर होता है, या वो बंदा खुद होता है। बिल्कुल। तो अभी क्या हुआ कि स्टूडियो में जाना एक तरह से मतलब और 6 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, प्लस दूसरी बात क्या होती है कि कोई भी स्टूडियो में एक शेड्यूल होता है कि सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक, या सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक अलग अलग आर्टिस्ट का शेड्यूलिंग होता है कि भाई 10 से 12 ये आएगा, 12 से 2 ये आएगा, फिर समझो 2 से 3 उन्होंने लंच कर लिया, तो 3 से 5 ये आएगा, 5 से 7 ये आएगा, 7 से 9 ये आएगा। तो ऐसे अराउंड 5 आर्टिस्ट एक दिन में आते हैं। अब वो 5 आर्टिस्ट कहाँ से आते हैं, कौन से स्टूडियो में जाके आते हैं, तो ये इतना मतलब इन्फेक्शन का इतना ज्यादा उसमें चांसेस थे कि बहुत सारे लोगों ने, मतलब हम लोगों ने, क्योंकि मैं आवा का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट ने, हम लोगों ने एक डायरेक्टिव भी निकाला था, सबसे रिक्वेस्ट की थी कि 19 मार्च के बाद काम बंद कर दें। और सारे लोगों ने वो बात सुनी और 19 मार्च के बाद सब लोगों ने काम बंद कर दिया। एक महीना तो लगभग काम बंद ही था, मतलब 19 मार्च से समझो ना, अप्रैल के भी पहले 2 हफ्ते तक तो काम एज गुड एज बंद था। मतलब सब लोग छुट्टी मना रहे थे अपने ही घर में बैठ के, कहीं जाने की तो कोई चांस नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन था। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फिर ये ढूंढना शुरू किया कि भाई क्या कर सकते हैं अपने घर का जो होम से। अभी जैसे मेरा खुद का ऑलरेडी होम सेटअप है, मैं अभी मेरे स्टूडियो में ही बैठ के आपसे बात कर, तो मेरा तो ऑलरेडी स्टूडियो है, लेकिन सबके घर में स्टूडियो नहीं है। तो वो लोगों ने फिर माइक्स मंगाना, फिर हमको पूछना कि भाई कौन सा माइक लेना अच्छा रहेगा, कौन से जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर काम करना अच्छा रहेगा, वीडियो सॉफ्टवेयर करना है, ऑडियो सॉफ्टवेयर करना है, वैसा सब। फिर हम लोगों ने सबको उसके अंदर हमने साउंड रिकॉर्डिस्ट की एक मीटिंग की ऑनलाइन, और उनसे बातचीत की, फिर प्रोड्यूसर से बातचीत की कि क्या बेस्ट हो सकता है, चैनल्स के लिए क्या क्वालिटी चाहिए। फिर प्रोड्यूसर्स ने चैनल वालों से बातचीत की, फिर जैसे नेटफ्लिक्स हो या कार्टून नेटवर्क हो या जितने भी चैनल हो उनसे बातचीत की, और फिर उसका एक हल निकाला गया कि भाई ये माइक हो चाहिए, फिर ये सिस्टम होना चाहिए, फिर इस तरह का माहौल आपके घर में होना चाहिए, फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट ने चिप इन किया। तो ऐसा करके फिर अप्रैल महीने से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया हम लोग। तो फिर अब बाद में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोप अप करना शुरू किया। और फिर जून के महीने में, आई थिंक जून 8 या 10 से तो मैक्सिमम स्टूडियोज भी शुरू हो गए। मतलब सरकार ने वो लॉकडाउन के तीसरे फेज में मतलब एंटी लॉकडाउन शुरू कर दिया था, तो तब से तो काम चल रहा है। लेकिन मैं अभी भी कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं अपने स्टूडियो से काम कर रहा हूँ। तो मैं दिसंबर तक मोस्टली नहीं, दिसंबर के बाद देखते हैं।
तो सर आपके बचपन से दूसरा सवाल पूछते हैं, आपके बचपन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा बीता आपका बचपन। मेरा बचपन तो बहुत मजे में बीता भाई। मैं वर्ली हम्म। सीफेस करके एक एरिया है मुंबई में। तो वर्ली सीफेस पे ओके। एक गवर्नमेंट कॉलोनी है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट में काम करते थे। ही यूज्ड टू वर्क इन पोद्दार हम्म। हॉस्पिटल। तो मेरा जन्म भी ओके। वहीं हुआ, पोद्दार हॉस्पिटल में ही मैं पैदा हुआ। हम्म। और उसके बाद ओके। कुछ 2-3 साल मैं रहा बांद्रा गवर्नमेंट कॉलोनी में। और उसके बाद हम लोग ये वर्ली गवर्नमेंट कॉलोनी में आ गए। तो ओके। वर्ली गवर्नमेंट कॉलोनी में मतलब समझो ना, उम्र के कम से कम मतलब मेरी जवानी वहीं पर, जवानी तक 22, 23, 24 साल तक मैं वहीं था। बाद में हम लोग वैसे ही शिफ्ट हो गए। ओके। तो 24-25 हम्म। तक मैं वहीं था। तो मेरा तो मतलब लोग बोलते हैं ना भाई हमको चौपाटी देखने जाना है ना, तो मुझे उसका कोई इतना आकर्षण नहीं है क्योंकि मैं बचपन से वहीं पे बिल्कुल पला बड़ा हूँ। तो बिल्कुल हमारा बहुत बिल्कुल। बड़ा ग्राउंड था, 4-5 बिल्डिंगे थी, बहुत सारे दोस्त थे। तो मेरा बचपन तो हम्म। बहुत बेहतरीन भी, बहुत मजे में भी। तो मैंने बहुत मजे किए वाह। अपने बचपन में। सारे मतलब क्रिकेट से लेके, फुटबॉल से लेके, विटी दांडू से लेके, गोटियों कंचे खेलते हैं ना, कंचियों से लेके हर चीज मैंने, बिल्कुल कोई गेम नहीं जो मैंने नहीं खेला। लगोरी वगैरह खेलते हैं ना, वो चिप्स रख के फिर बिल्कुल बॉल से बिल्कुल उड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर हम्म। चीज मैंने। हमारे यहाँ गणेशोत्सव होता था, वो सार्वजनिक गणेशोत्सव होता था। तो उसमें वो हम्म। फैंसी ड्रेस में मैं भाग लेता था। तो बचपन से ही वो था मेरे अंदर। नाइस। तो हाँ, वो सब बहुत सारी चीजें, उस वक्त बड़ा मजा आता था। तो आई हैव हैड अ वेरी नाइस चाइल्डहुड। और मेरे सारे दोस्त अभी भी टच में हैं, आज भी हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। और हमारे यहाँ जो गणपति ओके। आज भी होता है, तो हम लोग हर साल गणपति में जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। मतलब जो जो अभी सब लोग छोड़ के चले गए जैसे ही बड़े होते गए, मतलब वो कैसा है ना, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलोनी, आप बिल्कुल रिटायर बिल्कुल। हो जाते हैं, तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ती है। तो जैसे जैसे छोड़नी हम, मेरे पड़ती है ये। दोस्तों के रिटायर होते हो गए, वो बाहर बाहर निकलते चले गए। लेकिन गणपति ऐसी चीज है कि हम लोग सब लोग गणपति के टाइम पे आ जाते हैं। तो एटलीस्ट 2-3 साल में वाह। एक बार तो सारे लोग मुलाकात हो ही जाती बिल्कुल बिल्कुल आपने सही की, और ये होना चाहिए। आज के टाइम में हम इतना बिजी रहते हैं, लेकिन एक समय है। तो हाँ, ऐसा समय निकालना पड़ता है जब हम सब मिले एक साथ, जो हमारी यादें हैं वो ताजा हो, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। सर करेक्ट करेक्ट। आपको डबिंग इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्या बचपन से ही आपको शौक था कि आगे जाके यही चुनना है रास्ता? शौक था, लेकिन यही रास्ता चुनना है ये तय नहीं था। मतलब चूंकि मेरे घर में डॉक्टरों का आना जाना बहुत रहता था, क्योंकि पापा तो उधर ओके। हॉस्पिटल में ही हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में थे। हम्म। तो बचपन से माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन मुझे ओके। बचपन से ही आवाजें वगैरह निकालने का बहुत शौक था। मैं हम्म। एनिमेशन, तभी से वो आता था ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, तो उसमें स्केलेटॉर की यस आवाज यस यस। निकालता था। और आवाजों का पहले हम्म। से शौक था। एक सुदेश जी की कैसेट आई थी, वेसाव करांची कमाल हीरोंची धमाल, तो उसमें सारे हीरोज की आवाजें थी। तो वो मैं कभी कभी मिमिक करने की कोशिश करता था। तो वो शौक था पहले से। और फिर एक्टिंग का शौक चढ़ गया कि भाई मुझे लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। कुछ दोस्तों से हम्म। मुलाकात हुई तो वो चल गया। लेकिन साइड बाय साइड मेरा मेडिकल चल ही रहा था, मेडिकल प्रोफेशन तो चल ही रहा था। तो फिर मेडिसिन वगैरह ओके। खत्म करने के बाद फिर मैं डॉक्टर बना। तो फिर दवाखाना वगैरह शुरू किया, लेकिन साइड बाय साइड मैं, ये मेरा शौकिया तौर पे चल रहा था। और फिर ओके। 2001 में शादी हो गई। और शादी होने के बाद हम्म। मैं तभी मनोज कुमार साहब के साथ था। मैं मनोज कुमार साहब जो है, उनका फैमिली डॉक्टर था। रेगुलर आना जाना होता था मनोज ओके। जी के यहाँ। तो उसके बाद और शौक बढ़ता गया। और फिर 2001 में शादी होने के बाद फिर वाइफ के साथ थोड़ा डिस्कस किया। मैंने कहा चलो 8-10 साल हम्म। तो दे दिए इस प्रोफेशन को, कुछ और करके देखते हैं। फिर 2 साल मैंने, 2-3 साल एक्टिंग को देने का सोच लिया और प्रैक्टिस पूरी तरह से बंद कर दी। तो फिर हम्म। दूसरा चला, बहुत सारे सीरियल्स में काम किया, फिल्मों में काम किया। और फिर किसी ने बोला कि यार तू डबिंग क्यों नहीं ट्राई करता। तो डबिंग में अच्छा। पहले करता था, पर डबिंग एज सच नहीं करता हम्म। था। मैं वॉइस देता था जब मैं प्रैक्टिस करता था वर्ली में। तो वहां पर नेशनल हम्म। एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड का एक टॉकिंग बुक स्टूडियो था। तो वहां पर मैं ओके। जाके किताबें पढ़ता था। हाँ, ये जो अच्छा। दिव्यांग लोग होते हैं ना, आंखें जिनकी नहीं हाँ होती, हाँ हाँ उनके हाँ लिए हाँ। मैं, हाँ, उनके लिए मैं किताबें पढ़ता था। और मेरे बहुत सारे फैंस थे तब। वो वहां से लेटर्स आते थे कि गणेश सर की आवाज में हमको ये सुनना है, गणेश सर की आवाज में हमको वो बुक सुनना है, क्योंकि मैं अलग अलग आवाजें बना के अलग अलग हम्म। कैरेक्टर्स करता। तो
वो सिलसिला तभी से शुरू हुआ था, मतलब वॉइसिंग का, पर वो प्रोफेशनली कभी करूंगा ऐसा सोचा नहीं। फिर ये एक्टिंग करते करते अच्छा। किसी ने बोला कि यार तेरी आवाज अच्छी है, तो एक्टर भी अच्छा है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई डबिंग। फिर डबिंग में आया, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल किया। सबसे पहले लीला जी के यहाँ गया, लीला घोष, मोना घोष जी की जो ओके। मम्मी थी, उनके पास, तो हम्म। मैक्सिमम बिल्कुल। 70% तो वहीं से शुरू होते। तो उनके पास से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे एनिमेशन, फिर फिल्म्स, फिर पहले कैरेक्टर्स, फिर मेन लीड्स, फिर हीरोज, साउथ के फिल्म्स। पहले तो साउथ के सारे हीरो मैं ही करता था मैक्सिमम, मतलब ऐसा ओके। कोई हीरो नहीं है जिसको मैंने डब नहीं किया। फिर बिल्कुल संकेत आ बिल्कुल, गया, और सर आपने बहुत सारे आदित्य, कैरेक्टर्स को, बहुत सारे एक्टर को डब किया है आपने साउथ। यस यस यस, सारे, मतलब ऐसा कोई साउथ का हीरो नहीं है जिसको मैंने डब नहीं किया। फिर बाद में ओके। अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस आ गए, अच्छे आर्टिस्ट आ गए, हम्म। सब बहुत, मतलब बिल्कुल सारे प्यारे आर्टिस्ट थे, सारे मेरे दोस्त थे, और सारे बहुत अच्छा बिल्कुल काम बिल्कुल कर, एवरीबॉडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर। तो वो उस जमाने में उतना, बिल्कुल सर। मतलब था हीरोज का, हम्म हम लोग तीन चार ही लोग थे, मैं था, पवन था, शक्ति जी थे, शक्ति सिंह, फिर और भी दो हम्म। तीन लोग थे, तो इतने ही थे। लेकिन अभी कैसे एक पूल बन गया है, एक टैलेंट का पूल बन गया है, बहुत पूरा सारे पुल लोग बन गया है। की तरह लगने लग गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मतलब आपको जितना ज्यादा टैलेंट मिलेगा, उतना ज्यादा दर्शकों को देखने में मजा आएगा, उतना ज्यादा सुनने वालों को मजा बिल्कुल आएगा, तो वो सारी चीजें। तो इस तरह से आ गया, फिर डबिंग में लोगों ने बुला लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और साउथ की पूरी हिंदी बेल्ट की बात करें तो पूरी जो पुल है वो डबिंग आर्टिस्टों से है, तो डबिंग आर्टिस्टों के हाँ, बिना तो हम हिंदी में सोच भी नहीं सकते कि हम उस फिल्म को देख भी पाएंगे। तो बहुत बड़ा आप लोगों को सैल्यूट भी है सर कि आप लोग इतना बेहतरीन काम करते हैं, खासकर हम जैसे दर्शकों के लिए तो एक बहुत बड़ी चीज। थैंक यू। सर हम बात करें आज के कंपेयर में, पहले की जो डबिंग होती थी और आज की डबिंग, तो कितनी मुश्किल होती थी पहले के टाइम में रिकॉर्डिंग में, या टेक्निकली कितनी मुश्किलात आते थे आपके सामने। अभी क्या है ना, इसका पॉजिटिव साइड भी है और इसका नेगेटिव साइड भी है। कैसे होता है कि ओके। पहले रॉक एंड रोल था, रॉक एंड रोल माने पहले कैसे चलता था कि स्पूल चलती, स्पूल तो बाद में आई, पहले पूरी रील चलती थी, हम्म हम्म, पूरी रील चलती थी। अभी तो प्रोटूल्स और न्यूएंडो ओके। आ गए, तभी तो रील चलती थी, हाँ और हाँ रील हाँ। के साथ आपको बोलना, और अगर आपने गलती कर दी तो वो वापस शुरुआत से हम्म। करना पड़ता। अभी कैसे है, जहां गलती ओके। कर दी रुक जाओ और उसके बाद हाँ हाँ पंच हाँ। करो, वो नहीं था तभी। अगर आपने गलती कर दी तो आपको शुरुआत से डब करना है पूरा सीन, वैसे चलता था। ओके। उसके बाद आया हाई बैंड। हाई बैंड माने क्या था, मशीन थी, हम्म उसमें भी स्पूल होता था, हम्म, लेकिन उसमें क्या था, मशीन पे अच्छा। कैसा होता था कि आप पंच इन पंच आउट कर सकते थे अगर जगह है तो। मशीन पे वो जो कुछ थे हम्म, कलाकार लोग, वो पंच इन पंच आउट कर देते थे। लेकिन हाँ उसमें भी हाँ ऐसा हाँ। था कि अगर तीन लोग साथ में काम कर रहे हैं, उस समय कैसा था कि एक बंदा नहीं कर सकता। एक सीन करना है तो तीन अच्छा लोगों को साथ में बैठना है, और तीनों लोगों को साथ में अच्छा। रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं महाभारत डब करता था मराठी में, तो हम्म मराठी में महाभारत में मैं कृष्ण करता था, पांडु करता था और शकुनी करता था, तीन कैरेक्टर्स में करता था। ओके। तो हम्म। अभी हम लोग चार लोग बैठ के, अभी एक सीन में चार कैरेक्टर है, तो चारों लोग कुर्सी पे बैठ हम्म, जाएंगे, चारों के सामने माइक होगा, सामने रिकॉर्डिस्ट होगा और स्क्रीन होगा, तो स्क्रीन को देख के चारों साथ में बोलेंगे। उसमें से एक की भी गलती होगी, वापस शुरू करना। तो यू हैव टू बी ओके। वेरी क्विक। हाँ, तो वो सीन देख के तो मैं हम्म, यूजुअली क्या करता था, बिकॉज मेरा एक्टिंग बैकग्राउंड था, तो व्हाट आई हाँ यूज्ड टू हाँ डू इज, हाँ। मैं वो रख लेता। तो मैं स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं हम्म। पड़ती थी, मैं सीधा वहीं देख के बोल देता। तो वैसे थोड़ा ओके। थोड़ा नाम होता गया कि भाई ये फास्ट है, इसको आता है। और फिर जाके अब आया प्रोटूल्स और न्यूएंडो, तो ये तो बहुत ही आसान हो हम्म। गया। आप एक वर्ड भी डब कर हम्म, सकते हो, आप एक लाइन भी चेंज कर सकते हो। आप मतलब आप कोई बिल्कुल साउंड रिकॉर्डिस्ट तो इतने होशियार है कि वो सिर्फ एक वर्ड उठा के क्यों, या क्यों का क उठा के भी चिपका देते हैं, इतने होशियार। चिपका देते लेकिन हैं। उसमें क्या होगा हाँ। कि लोगों को ना कैरेक्टर को समझने की, कैरेक्टर में थोड़ा सा घुसने की, ये जो सारी चीजें हैं ना, हम्म। उसकी आदत खत्म। कि आए, मैंने अपना काम किया खत्म। और मैं निकला और दूसरे स्टूडियो में गया। और अब तो कई आर्टिस्ट ऐसे हम्म हैं कि वो साउंड रिकॉर्डिस्ट ने बोला कि अरे सर एक और लो, सिंक नहीं, अरे वो 4 फ्रेम आगे कर दे, 4 फ्रेम पीछे कर दे, ऐसा अंदर से बोला, विच इज हम्म। रॉन्ग थिंग टू डू। आइडियली आपको पूरा टेक वापस करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि हो सकता है कि पहले टेक से अच्छा आपका दूसरा टेक। अच्छा हो जाए। हाँ, तो यस। लेकिन अभी मैंने जैसे कहा, हर एक चीज का अपना पॉजिटिव साइड होता है और अपना निगेटिव साइड होता है, तो उस बिल्कुल। तरह और का थोड़ा आजकल तो टाइमिंग की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो टेक्निकली हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, टाइमिंग प्रॉब्लम भी। नहीं है।
टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, उतना ही हम्म, खाओ जितना, मतलब थाली में उतना ही लो जितना खा सको। आप एक यस दिन में यस 8 यस, रिकॉर्डिंग लोगे तो आपको तो भागना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल आप बिल्कुल जितनी बिल्कुल, ये बड़ी आपने 4 सही। रिकॉर्डिंग करोगे, 4 रिकॉर्डिंग करो, हम्म, थोड़े पैसे कम कमाओ, घर में ज्यादा समय दो, यस ये आपके ऊपर। सी, ये क्या है ना, हर एक यस, आर्टिस्ट का अपना सीखने का नजरिया है। उसको महीने के कितने हम्म, कमाने हैं, या उसको पूरे सिर्फ पैसे चाहिए, उसको सुकून चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए, क्या चाहिए, ये आर्टिस्ट खुद तय करेगा ना, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन वो नहीं कर बिजी, सकते। ये जो वर्ड सब यूज करते हैं ना, सर मैं तो बहुत बिजी हूँ, कुछ बिजी नहीं होता, कोई बिजी नहीं होता। शाम करेक्ट, को दोस्तों को मिलने के लिए बहुत सही टाइम होता है आपके पास। यस यस यस, आपको रिकॉर्डिंग में देने के लिए या फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम, ऐसा मुझे लगता आपका प्रॉब्लम। है। जो बिल्कुल बिजी है वो बिल्कुल, बिजी आपने होगा सही, ना, वो हर चीज में बिजी होगा, बिजी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो बिजी बिजी बिल्कुल, चीज का बता के अगर आप अपनी क्वालिटी हैम्पर करेंगे तो वो सही बात, दैट डजंट वर्क। हम्म, यस यस, आपने बिल्कुल सही बात कही सर। और आगे बढ़ते हैं सर। आपने बहुत सारे एड फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में भी बहुत काम किया है। तो जानना चाहेंगे सर कि पहला प्यार जो कहते हैं वो कौन सा है सर, वॉइस एक्टिंग या एक्टिंग? एक्टिंग ऑफ कोर्स, हम्म, हम्म, एक्टिंग ही है। और चूंकि मैं एक मतलब लोग कहते हैं और मैं खुद भी मानता हूँ कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, तो मैं अच्छा हम्म, एक्टर हूँ इसलिए मैं एक अच्छा वॉइस एक्टर हूँ। अगर आप यस अच्छे एक्टर यस, होते हैं तभी आप अच्छे वॉइस एक्टर हो सकते हैं। तो बट नेचुरल कि हाँ भाई मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो इसीलिए आई एम अ गुड वॉइस एक्टर ऑल्सो, ऐसा मैं मानता यस। सर आपने बहुत सारी भाषाओं में डब किया है, आपने कई सारी विदेशी भाषाओं में भी डब किया है। तो अलग अलग भाषाओं में डब करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हूँ। जब शुरुआत में डब किया था तो थोड़ा नया लगता था, कुछ चैलेंजिंग है, ये अलग है, ये करने में मजा आएगा, वो वर्ड्स पकड़ने में आएगा। लेकिन अभी पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं तो अभी वो काफी मैकेनिकल हो गया, लेकिन आज भी मजा आता है करने में, क्योंकि साउथ लैंग्वेजेस की ओके, अपनी एक बात करने के अपना एक मजा है, बंगाली अपना का मजा। अपना मजा है, उड़िया का अपना मजा है, असमीज का अपना मजा है। हम्म, हर एक लैंग्वेज का अपना एक समझ अलग मजा है। जैसे तमिल तमिल और मलयालम, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेजेस है मतलब मेरे लिए, यस यस क्योंकि उनमें यस, ना जरा अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जो क्योंकि मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी हूँ, तो यस, एक अच्छे से हमारे लैंग्वेज में ड़ है, ड़, कमल, ड़ आता हाँ है हमारे हाँ लैंग्वेज हाँ में। हाँ हाँ, मलयालम और तमिल में दोनों में ड़ की बहुत है, लेकिन उनके ड़ के साथ उनका ऋ भी है, र्यू, र्यू भी है, ओके, र्यू। हाँ, रू नहीं, र्यू। तो वो बोलना मुश्किल हम्म, हो जाता है, लेकिन क्योंकि मेरा संस्कृत बहुत अच्छा था जब मैं स्कूल में था, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता नाइस, है। मलयालम काफी संस्कृत के नजदीक है, जो लैंग्वेज है वो तमिल भी हम्म संस्कृत के नजदीक है। तो बाकी हम्म, तेलुगु काफी सिंपल है, उसमें इतने ऐसे क्या कहते हैं, विचित्र, मैं विचित्र का मतलब अलग गलत मत लेना, विचित्र माने बोलने में जो साउंड करने में होते हैं ना, यस यस, वैसे वर्ड्स। थोड़ा सा हम्म, एसएमईज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनके थोड़े अलग तरह के उच्चार हैं एसएमईज के। हाँ तो वो बिल्कुल। है मैं बाकी सर उड़िया, बेसिकली असम से ही हूँ, तो एसएमएस तो हाँ, मेरे खून में है पूरा, शुरुआत से मैं वहीं एग्जैक्टली। रहा हूँ। तो आसाम का तो अभी अभी आपका जो ख है, तो आप में नुक्ते वाले सारी चीजें होती हैं, यू नो। तो यस अभी यस जैसे मैं अक्षर की यस, बात करता हूँ तो वो अभी हॉन बोलना पड़ता है, हॉन बोलने में वो अभी यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग, यस तो यस वो फिर जैसे यस, आएगा ना, तो वैसा वो सारी चीजें उसमें असमीज में। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो ईस्टर्न भाषाएं हैं ना, कि बंगाली, उड़िया और असमीज, इसमें काफी सारे शब्द यस, सेम है, उनका काफी सेम है, सारा जैसे, यस यस, हाँ, जैसे अगर आप कन्नड़ा, तमिल और मलयालम देखेंगे तो उनके भी काफी सारा सेम है। तेलुगु थोड़ी सी डिफरेंट है सेम, लैंग्वेज, हाँ। ओके ओके जैसे ओके, पंजाबी देखोगे आप, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये भी एक सेम सेम उनका सेम सेम विंड, जो कैनन है वो सेम रहता है। तो मजा आता है करने हम्म, में, और वो नए नए वो भी देख मतलब सीखने को मिलते हैं नुआंसेस। तो आई मीन आई एंजॉय डूइंग ऑल द लैंग्वेजेस, बहुत मजा आता है। और जब नेपाली भी करता हूँ मैं, तो नेपाली करने में मजा आता है। नेपाली इज अगेन वेरी क्लोज टू एसएमईज, नेपाली का जो है ना वो काफी ऐसे, लेकिन उनके कुछ यस 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 phonetics है वो यस, काफी अलग है, उनकी कुछ चीजें काफी अलग है। अभी चाइनीज बिल्कुल, जो है वो तो आप बोल ही नहीं सकते हो, हम्म, मैंडरिन बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैंने एक ऐड की थी, लेकिन वो करने में बहुत टाइम लगा था। उनका वो मतलब उनके नेजल भी होते हैं, ओके, कुछ थ्रोटी होते हैं, जापानीज का मैक्सिमम थ्रोटी होता है,
फिर अपना स्पेनिश मैंने किया था। स्पेनिश काफी मतलब बोलने में वो हिसाब से आता नहीं देखा। फ्रेंच इज वेरी हार्ड। फ्रेंच का क्योंकि क्या, फ्रेंच का ना Okay. लहजा है, जो लैंग्वेज में लहजा आ गया ना उधर प्रॉब्लम होता है। जैसे तमिल में अगर कुछ वर्ड्स हैं तो वो वैसे ही वो लहजे में बोलने पड़ेंगे, उस स्पीड में बोलने पड़ेंगे, वरना उसका मतलब चेंज हो जाता है। ये प्रॉब्लम, मतलब चेंज। ओके। मतलब चेंज हो जाता है। अगर आप उसको उस वर्ड को स्लो बोलोगे तो कुछ और मतलब है, फास्ट बोलोगे तो और मतलब है। ऐसा बहुत सारे लैंग्वेजेस में, तो उसमें वो Okay. वैसे ही बोलना पड़ेगा। हाँ, वैसे ही बोलना पड़ेगा, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ओके। तो वैसे फॉरेन लैंग्वेजेस का नहीं है। जर्मन में भी मैंने किया था, लेकिन जर्मन रशियन जो है ना वो बहुत वो बहुत सारे उनके सिलेबल्स अलग हैं। पर जैसे सीखने की बिल्कुल। जरूरत नहीं होती, सामने वाला बोलता है वैसे अपने को रिस्पॉन्ड करना है, सेम वही रिप्रोड्यूस करना है। हाँ, तो यस। वो है। स्पेनिश में मैं स्पेनिश में ये ज्यादा सबसे कंफर्टेबल था, क्योंकि स्पेनिश में पूरी सीरीज की थी डब, लोला करके सीरीज थी। तो वो ओके। ओके। परफॉर ओके। माने प्लीज, ऐसे बहुत सारी उसमें है। तो खैर मजा आता है, मतलब लैंग्वेजेस करने में बहुत मजा आता बिल्कुल, और अलग अलग लैंग्वेज सीखने का मजा तो कुछ और ही है। और ये तो सबसे है। बड़ी हाँ, चीज पर होती है कि आप, उतनी देर ना, और जितने उतनी लैंग्वेज देर के सीखते लिए जाते हैं तो आपका फायदा चाहिए। है उतना। फायदा तो होता है। बिल्कुल फायदा है। इसी पे आगे बढ़ते हैं सर। आपके 15 साल के करियर में आपको सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा लगा, जिसको आप डबिंग करने में आपको थोड़ी चैलेंजेस का सामना करना देखो, हर कैरेक्टर अपने आप में चैलेंजिंग ही होता है, ऐसा नहीं कि कोई कैरेक्टर। पड़ा? बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा इमेज ऐसा रहा है, मेरा एक्सपर्टीज ऐसा रहा है कि जहां पर चैलेंजिंग आता है तो ही मुझे याद किया जाता है। नॉर्मल कैरेक्टर्स के ओके। लिए मुझे नाइस। कभी बुलाते ही नहीं। हाँ, कि जो भाई नहीं, ये दो तीन लोगों का हो गया ऑडिशन, नहीं हो पाया तो हाँ चल भाई गणेश को बुला, वही करेगा। तो अभी जैसे डूफेंशमर्ट्स है, जो मेरा वन ऑफ वेरी फेमस कैरेक्टर्स है। तो डूफेंशमर्ट्स हाँ का हाँ हाँ कैसा हाँ। था कि वो तो 1.5 पन्ने का डायलॉग बोलता है हर बार। वो आएगा ओके। तो कम से कम आधा पन्ना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 पन्ना, क्योंकि उसी का चलते रहता है। फॉर्चुनेटली मेरा ट्रांसलेटर इनेटर एक ही डायरेक्शन में काम करता था, इसलिए मैं वेल्स के बारे में क्या सोचता हूँ उन्हें नहीं बता पाया। कि मैंने उसी का ये चलता इनेटर है। बनाया, मैंने वो इनेटर बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो बात कर बिल्कुल। रहा है प्लेटिपस से, जो कुछ बात नहीं करता, वो सिर्फ आवाज करता है। आवाज करता है। प्लेटिपस बात नहीं बोल रहा है। यस। हाँ, तो यही उसके डायलॉग यस। भी यही बोलता है, उसके डायलॉग भी यही बोलता है। अच्छा, तुम ये सोच रहे होगे प्लेटिपस करी महाशय कि ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो ये करूंगा, मतलब उसके डायलॉग भी यही बोल रहा है। मुझे पता है तुम ये यस। कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं समझ गया, लेकिन तुम ये कह नहीं सकते क्योंकि मैंने ये किया है। यू अंडरस्टैंड? ये तो किया है। लंबा लंबा उसके यस। वो होते थे। फिर मैंने एक फिल्म की थी बोल्ट करके, उसमें एक हैमस्टर का कैरेक्टर था। शर्ट फॉर रंगस्वामी मुत्तुस्वामी, मैं पूरी तरह हैमस्टर नहीं, मेरा तोड़कुन वुल्फ का दिल शेर का। पर हम लोग ये जो वो यस। बॉल यस। के यस। के अंदर होता है। फिर एक उसमें साउथ इंडियन, पूरा साउथ इंडियन एक्सेंट था, तमिलियन एक्सेंट देना था। फिर एक फिल्म थी अप करके आई थी, जिसमें अनुपम खेर थे, अपना समय समय ठक्कर का बेटा था वैभव ठक्कर, तभी यस। वो छोटा था। वो यस। छोटे बच्चे का यस। उन्होंने किया था, और उसमें एक डॉग था, तो उसको गुजराती एक्सेंट देना। तो फिर वो एक्सेंट संभालना, वो कैरेक्टर से वो सारी चीजें निकालना। तो ये मतलब फिर बाहुबली आई, बाहुबली में सुदीप सर का डबिंग करना था। फिर सेकंड इसमें वो जो कृष्ण वर्मा करके कैरेक्टर था, उनका डबिंग करना था। यस। यस। तो ये सारी, यस। मैंने आज तक जितने मैक्सिमम काम जितने किए हैं वो सारे चैलेंजिंग ही हैं मेरे। इससे कभी ऐसा सिंपल कुछ आया ही नहीं। तो कुछ बिल्कुल। अकड़म तिकड़म करना हो, कुछ अतरंगी करना हो, तो ही गणेश को याद किया जाता है मैक्सिमम। तो वो मेरे लिए तो मेरे सारे बिल्कुल सर। सारे कैरेक्टर चैलेंजिंग है। इजी केक वॉक मैंने कभी किया ही नहीं, नेवर। या तो किसी एक्टर की वॉइस करनी है, या तो कोई विचित्र आवाज निकालनी है, या तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाला कैरेक्टर है, तो तभी याद करते हैं लोग। तो मेरे लिए तो सारे मेरे कैरेक्टर्स चैलेंजिंग ही रहे हैं आज तक। बिल्कुल। सर आपने अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शाहरुख खान के लिए डबिंग किया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और वो कितना चैलेंजिंग होता है कि उसी टोन को लेकर दूसरी भाषाओं में डब कर? तो उसमें क्या होता है ना, मैं एक बात बताता हूँ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं। आई कैन नॉट बी। नहीं। अक्षय सर की बात अलग है कि अक्षय सर का मेरा वॉइस समहाउ बहुत अच्छा मैच हो जाता है। माझं पत्र तुम्ही का वाचताय? प्रिय विजय, आम्हाला हे सांगण्यास आनंद होत आहे की तुम्हाला एक चांगली नोकरी
लेकिन शाहरुख यस का हो यस। या सैफ का हो, उसमें कैसा होता है कि वॉइस में कर सकता हूँ, लेकिन उसमें वॉइस से इम्पोर्टेंट होता है वो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, जैसे यस। बीच में क्या है कि अक्षय सर का, मतलब वो जो प्रोड्यूसर था, एक वो प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई मुझे अक्षय सर का जो डुप्लीकेट है उससे करवाना है, क्योंकि उसकी वॉइस परफेक्ट अक्षय सर की जैसी है। तो जी उससे जी। करवा के लिया अब करवाने के हम्म, बाद जब लैंग्वेजेस सारे किए गए तो पूरा बाउंस हो गया, क्योंकि वॉइस मैच हो गई, एक्सप्रेशन मैच नहीं हुआ, लैंग्वेज में वो यस यस करेक्ट यस। बात नहीं आई जो चाहिए थी। फिर वापस मेरे बिल्कुल। पास आए, तो फिर मैंने वापस डब हम्म। किया तो पास हो गया। आज तक मैंने अक्षय सर को मैं करीबन पिछले 5-6 साल से डब कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई बिल्कुल। भी मैंने डब की हुई लैंग्वेज बाउंस नहीं हुई है। फिर वो एसएमीज हो, बाउंस। उड़िया हो, बंगाली हो, तमिल, यस तेलुगु, यस। कन्नड़ा, मलयालम हो, कोई भी आज तक बाउंस नहीं हुआ है। एवरीथिंग हैज गॉन थ्रू। हम्म। वैसे शाहरुख सर का भी वैसा ही है कि शाहरुख सर के भी मैंने डब किए हैं कई सारे, इसमें धोनी के किए हैं कई सारे, इसमें सैफ के किए हैं, रणवीर सिंह के किए हैं। यस। लेकिन वो क्या होता है ना, इट इज नॉट ओके। अबाउट मैचिंग द वॉइस, इट इज अबाउट मैचिंग द मैचिंग द। बॉडी लैंग्वेज, मैचिंग द एक्सप्रेशन एंड सेइंग द करेक्ट लैंग्वेज। ये तीन चीजें ज्यादा मैटर करती है बनिस्बत उसका, उनका वॉइस मैच करने से। तो दैट इज मोर ओके। इम्पोर्टेंट, ये। वॉइस मैच करने से। अगर हम्म, वॉइस चाहिए तो बहुत सारे अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं यार, जो बिल्कुल। बेहतरीन तरीके से मैच कर सकते हैं मेरे से बेहतरीन, बिकॉज दैट इज देयर वर्क, दैट इज व्हाट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग वो। फॉर अ वेरी लॉन्ग यस टाइम। यस यस। तो दैट्स वो ट्रू। थोड़ा उनका वो फर्क पड़ता ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कही। इसी पे आगे बढ़ते हैं सर। बाहुबली की बात करते हैं। इतनी मेगा फिल्म बनी, पूरे विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया। तो सर जब आपने पहली बार बाहुबली 1 में जब आपने डब की थी, है। तो असलम की, असलम आई थिंक राइट, कि असलम की आपने डब की थी, तो करेक्ट उस करेक्ट। समय लगा था कि इतनी मैसिव हिट होगी ये फिल्म? अरे नहीं भाई, हमको पता भी नहीं था, मैंने पैसे भी बहुत कम लिए थे। अब लग रहा है कि ओके। अरे यार बहुत कम पैसे लिए। हाँ, हमको नहीं पता था कि ये 300 करोड़ कमाएगी। जो थिएटर रिलीज फिल्म होती है उसके हिसाब से जो पैसा हम्म मिलना चाहिए वो मैंने किया था, हम्म। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी हिट होगी। तो फिर उसका मैंने सेकंड फिल्म में कवर अप कर लिया, वो बात अलग है। जब सेकंड फिल्म आई, जब मेरे पास आए कि सर ये कृष्ण ओके। वर्मा आपको करना है, तो मैंने बोला भाई मैं इतना पैसा लूंगा। दो लोग उस तरफ जाओ, दो लोग इस तरफ। जो आ गया प्रभु। और 10 लोग यहीं पर रुको। हाँ, आओ देवसेना, इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा। अरे सर ये तो नहीं, मतलब भाई पहला 300 करोड़ कमा गया आपकी पिक्चर, वो किसकी वजह से कमाया? वही डबिंग आर्टिस्ट की वजह से नहीं वही। कमाया आपने। आज हम लोगों ने अपनी जान ऑब्वियसली डाल दी हर ऑब्वियसली। कैरेक्टर में, तब जाके पूरी इंडिया उसको, वरना तमिल में तो वो हिट होती, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो सिर्फ यस यस। जो तमिलनाडु के लिए होती ना, या तमिलनाडु के लिए, या तो नहीं, जो वो बिल्कुल साउथ वाला बिल्कुल। था, तो उसमें हिट होती। आज आपकी वर्ल्ड वाइड जो हिट हुई है, वो वर्ल्ड वाइड हिट किसके वजह से हुई है? बिकॉज इट वॉज डब्ड इन हिंदी। इसके हिंदी, तो यस। बिकॉज तो ऑल डबिंग आर्टिस्ट डिजर्व अ नाइस रेज एंड दे वर वेरी यस। नाइस। उन्होंने बोला नहीं सर कोई टेंशन नहीं, हम पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको तो लगा नहीं था कि फर्स्ट जब हमने डब ओके किया था, मेरी तो प्रभास के लिए भी ली गई थी ऑडिशन, प्रभास के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था, ओके और भल्लाल देव ओके। के लिए भी दिया था। हाँ, भल्लाल देव के लिए भी ऑडिशन दिया था। हम्म। तो क्योंकि प्रभास को मैंने काफी डब किया हुआ है ना, प्रभास की पहले की ओके। काफी सारी फिल्म, मैंने जैसे कहा ना, मैंने हर हीरो को डब किया है। हाँ हाँ हाँ। साउथ में ऐसा कोई हीरो नहीं है हर जिसको हीरो मैंने के लिए डब नहीं आपने किया, डब किया है। हर हीरो को मैंने डब किया हुआ है। अब जाके बिल्कुल वॉइसेस सबकी, मतलब हर एक के बिल्कुल लिए सेट हो गई कि भाई आलू अर्जुन के लिए ये, उसके लिए ये, इसके लिए बिल्कुल ये, अब बिल्कुल सेट। पहले वो था नहीं, बिल्कुल। क्योंकि तभी उतने वॉइसेस नहीं थे। ऐसा नहीं कि हम्म, उतने हीरो बिल्कुल। वॉइसेस ज्यादा थे नहीं, हम लोग एक 5-6 लोग थे, तो हम लोग मतलब एक दो करके सारे हम लोग ही डब करते थे। अब कैसे थोड़ा कर लेते थे बिल्कुल। डाइवर्सिफाई हो गया है, तो अभी सचिन गोले के कुछ वॉइसेस फिक्स हो गए, संकेत के कुछ वॉइसेस फिक्स हो गए, आदित्य के कुछ वॉइसेस फिक्स हो बिल्कुल गए, शानूर बिल्कुल के कुछ वॉइसेस फिक्स हो गए, बिल्कुल। अमर के कुछ वॉइसेस फिक्स हो गए, हम्म, बाबू के। तो अभी जैसे बिल्कुल। समय के कुछ वॉइस फिक्स हो गए। अच्छा आज भी मैं कभी रवि तेजा करता हूँ, कभी गोपीचंद करता हूँ, कभी ऐसे, आज भी मैं करता हूँ, अगर बजट्स होते हैं तो हम्म, मैं करता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो तभी वो था नहीं, तो प्रभास को मैंने बिल्कुल। पहले भी डब किया था, तो इसलिए प्रभास का भी मेरा हम्म, ऑडिशन लिया गया। तो अभी हाँ दर्शन करके कन्नड़ सुपरस्टार हैं, उनको मैंने कितना डब किया हुआ है। फिर पृथ्वीराज करके अच्छा। मलयालम सुपरस्टार है, उनकी तो लाइन में 5-5 फिल्में मैंने हम्म, डब की हुई। एक प्रभुदेवा के साथ ओके। फिल्म आती है उनकी, उसमें मेरी वॉइस है। तो ऐसा काफी हम्म। काम किया हुआ था, तो प्रभास के लिए भी। पर लेकिन क्या हुआ कि
सुदीप सर के लिए जब मैंने उसमें डब किया असलम का कैरेक्टर, तो वो राजा मौली सर को बहुत अच्छा लगा। बोलते ये सुदीप सर के साथ इतना करेक्ट जा रहा है ये वॉइस कि अभी इनको चेंज मत करो। कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि दुनिया में आपका एक दोस्त भी है। एंड आई वॉज द ओनली पर्सन इन बाहुबली 1 जिसका कोई क्यूसी नहीं है। बाकी सारे कैरेक्टर्स का क्यूसी है। सबको वापस जाके कुछ कुछ डब करना पड़ा। मैंने सिर्फ एक लाइन मुझे वापस जाना पड़ा, और वो इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि उनको वर्ड आगे पीछे चाहिए था। कि ऐसा कुछ लाइन था वो कि दुनिया में अगर कभी जरूरत पड़े तो ये मत भूलना, नहीं, अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो ये मत भूलना कि दुनिया में तुम्हारा एक दोस्त भी है। ऐसा कुछ लाइन था। यस। तो उसको चेंज करना था कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो ये मत भूलना कि तुम्हारा इस दुनिया में एक दोस्त, तुम्हारा इस दुनिया में भी एक दोस्त है। ऐसा कुछ भी आगे पीछे करना था या ऐसा कुछ था। सो दैट वाज द ओनली करेक्शन आई डिड इन द होल फिल्म। जबकि मेरा सीन एक ही था, बाकी लोगों के बहुत सारे सीन थे। हाँ, तो लेकिन आई वाज वन ऑफ द, और उसमें भी सेकंड इसमें कृष्ण वर्मा भी जब मैंने किया उसमें तो मेरे काफी सीन थे, 7-8 सीन थे। उसमें भी देयर वाज नो करेक्शन। एंड दैट टाइम राजा मौली सर वाज एडमेंट कि नहीं गणेश, मुझे इसके लिए गणेश ही चाहिए। तो उनको अच्छा लगा था काम। अब तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। देविका जी करके थी वो, जो उनकी चीफ एसोसिएट थी, वो आई थी। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। शी डिड अ फैबुलस जॉब। बहुत बढ़िया डबिंग डायरेक्शन किया उन्होंने। और समय ने कटप्पा किया था, समय ने भी बहुत बेहतरीन काम किया था। सबने, मौसम ने, मनोज पांडे ने, एवरीबडी हैड डन अ फैबुलस जॉब। मयूर, ऑल ऑफ देम, स्मिता जिसने देवसेना किया था, ऑल अमेजिंग एंड अमेजिंग वर्क एंड अमेजिंग डबिंग आर्टिस्ट, सबके सब बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल। सर, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ, अजय देवगन जी के साथ भी काम किया है। अजय देवगन जी के साथ तो सबसे, हम जब बच्चे थे तो हमारा फेवरेट एक फिल्म तूनपुर का सुपर हीरो में आपने कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो इसके बारे में जरा बताइए सर हमारे दर्शकों को। बच्चन साहब के साथ जो काम किया उसका ऐसा हुआ कि रमेश देव जी हैं, आप बहुत वेटरन एक्टर हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं। आपने शायद आनंद में और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, लेकिन हमारे मराठी के वो लेजेंड है, बहुत बड़े लेजेंड है, और हिंदी के भी लेजेंड। तो उनके साथ मेरे काफी अच्छे संबंध थे क्योंकि उनके साथ मैंने एक्टिंग भी की थी कुछ फिल्मों में, और डबिंग भी उनकी फिल्मों में काफी करता था मैं, मराठी फिल्मों में। तो उनका एक बार मुझे फोन आया कि गणेश, हमने एक फिल्म की है वासुदेव बलवंत फड़के, तो वो हमें हिंदी में डब करनी। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी दीदी है नीलिमा जी, नीलिमा दामले जी, जिनको मैं अपनी गॉड मदर कहता हूँ। तो उन्होंने मुझे सब मराठी में अच्छी तरह से फैलाया, सब जगह से, मतलब मेरी पहचान करवाई थी। और मेरे दूसरे गॉड ब्रदर है विनोद कुलकर्णी, शायद आप जानते होंगे, विनोद दादा जो, उन्होंने एड्स की फील्ड में, एनिमेशन की फील्ड में, उन्होंने मुझे सब जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया, विनोद दादा ने। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरे प्रोफेशनल करियर में, नीलिमा ताई और विनोद दादा। तो नीलिमा ताई को उन्होंने पूछा, तो नीलिमा ताई ने बोला कि हिंदी का गणेश को दे दो आप। तो फिर रमेश जी का मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा नीलिमा ने बताया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तभी रमेश जी से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं गया, वो पूरा पिक्चर मैंने हिंदी में खुद लिखा, और उसका डबिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास था, तो मैंने फिल्म भी डब करवाई। बाद में मुझे एक दिन रमेश जी का फोन आया, मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूँ। तो बाबा का फोन आया, तो बाबा ने मुझे कहा कल क्या कर रहा है सवेरे। तो मैंने कहा सवेरे कुछ, कल 7 बजे एम्पायर आ पाएगा। मैंने कहा 7 बजे एम्पायर में आके क्या करना है बाबा, सवेरे सवेरे कहाँ डबिंग करवा रहे हो। मैंने डबिंग नहीं करवा रहा हूँ, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं अपना वॉइस ओवर करने के लिए। मैंने कहा क्या, अमिताभ बच्चन सवेरे? अरे मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा। तो फिर मैं वहां पहुंचा, बच्चन साहब आए, बच्चन साहब से बातें वगैरह हुई, पहचान करा के दिया, अपना पहचान करा के दी इन्होंने, रमेश ने किए, गणेश, अरे नमस्ते गणेश जी, मैं अमिताभ बच्चन। में बोला थैंक यू सर बताने के लिए। ऐसा सब हुआ। फिर अंदर गए, फिर जो स्क्रिप्ट वगैरह जिन्होंने लिखी थी वो आए थे, और जो मराठी में विक्रम गोखले जी ने वॉइस ओवर किया था उस फिल्म के लिए, वासुदेव बलवंत फड़के के लिए, वो वॉइस ओवर बच्चन साहब ने हिंदी में। अंग्रेजों के अमानुष अत्याचारों की वजह से वासुदेव का लोहे जैसा शरीर टूट गया। तो तभी उनको सुपरविजन करने का मौका मिला मुझे कि सर ये हाँ गणेश जी ठीक है, एक और लेंगे, एक मॉनिटर करेंगे, फिर एक रिहर्स करेंगे, फिर टेक करेंगे,
ऐसा सब चल रहा था। एंड इतने प्रोफेशनल है वो, माय गुडनेस, वेरी डाउन टू अर्थ मैन एंड प्रोफेशनल। आप फेसबुक पे जाएंगे तो देखेंगे मेरी फोटो है उनकी। बिल्कुल और बिल्कुल। अजय देवगन जी के साथ जो वाकया हुआ, टूनपुर का सुपर हीरो, वो हमारे गुरुजी हैं अमरकांत दुबे। अमरकांत दुबे वो अच्छा है बिल्कुल, हाँ जिन्होंने लिटिल अपना ये अपना छोटा भीम, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अमरकांत जी का, यस यस। अमरकांत दुबे जी ने लाया ओके। था। और उसमें पहले छोटा भीम हम्म। का जो वॉइस था वो उनका बेटा करता था, वत्सल दुबे, पहले वो करता था छोटा ओके। शुरुआत में। हाँ, और मैंने अमरकांत जी के साथ काफी काम किया था, छोटा मोटा कुछ सीरीज होती थी, कुछ होता हम्म था, तो वो हमें किया करते थे। तो ये फिल्म हम्म। आई, तो ये फिल्म का जो अभी ये क्या था, इसमें जो एनिमेशन वाला जो पार्ट था ना, वो एनिमेशन वाला पार्ट करने के लिए क्या था कि पहले रिकॉर्ड करना होता है और फिर वो लोग एनिमेशन करेंगे, जैसा अमूमन होता है। तो अच्छा अमरकांत जी ने अच्छा। बुलाया था। ओके। हाँ, तो उनको लगा था कि गणेश तू कर लेना, और कुछ कैरेक्टर्स थे तो जिसके लिए काफी लोगों का ऑडिशन लिया गया, लेकिन उसमें से कुछ 4 या 5 कैरेक्टर्स में मेरी वॉइस सिलेक्ट हो गई जो मैंने ऑडिशन किया। उसमें अच्छा। भी एक हवलदार था, फिर एक बकबकासुर था, फिर एक ऐसे यस 6 कैरेक्टर थे उसमें, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उनके वॉइसेस कैसे थे, वो यस। भी याद नहीं आ रहा है। ये मैं कानून का रक्षक है, तुम लोग मेरे से गैर कानूनी हरकत करवाता है। हमको मिटाने की धमकी देने से पहले जरा इस तस्वीर को तो गौर से देख। तो उसमें मौसम ने वो गुजराती लेडी थी, उसके लिए शायद मौसम की या जिग्ना की वॉइस पास हुई थी। विनोद दादा का भी एक अच्छा। कैरेक्टर था, गुरु का कैरेक्टर विनोद दादा कर रहा था। ऐसे बहुत सारे उसमें थे। हम्म। तो जब वो फाइनल हुआ तो फिर उन्होंने कुछ 3-4 लोगों को बुलाया जिनका सबसे ज्यादा काम था। तो तब फिर अजय देवगन सर ओके। से मुलाकात हुई, उनके घर में गए। उनके घर से फिर हम लोग सारे वो जो एफएम स्टेशन है फिर उसको मिला, अपना क्या, हाँ। जीतू राज को मिले, मलिश्का को मिले, उनके साथ फिर वो शोज में वगैरह ओके। गए थे। दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आया था तभी। एंड अजय देवगन भी बहुत बढ़िया बिल्कुल। इंसान है, एकदम ऐसे गले में हाथ वाथ डाल के, हम्म। अरे गणेश मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, जैसे 3-4 साल से पहचानो, रोज साथ में बैठते हो, इतने कंफर्टेबल, वेरी नाइस यस पर्सन। तो वो एक अपना अलग बिल्कुल मजा रहा है करने का। बिल्कुल सर। मैं डबिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ सर। जो बहुत सारे छोटे, जो हमारे छोटे शहर के लोग होते हैं, छोटे शहर के युवा होते हैं, वो इस फील्ड में आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी वॉइस इंडस्ट्री की इंस्टीट्यूशन नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती कि वो कैसे शुरुआत करें, वो कैसे इसमें आगे बढ़े। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो मैं दूंगा ही, लेकिन अभी मेरा एक प्रोग्राम आने वाला है जिसका नाम है गप्पा विद गणेश। अभी जल्द ही वो ओके। ऑन एयर आ जाएगा। तो गप्पा विद गणेश में हम्म। मैं यही सारी चीजें बताने वाला हूँ कि अभी जितने ओके। ऑनलाइन डबिंग स्कूल खुल रहे हैं, ऑनलाइन डबिंग सिखाई जा रही है, उसमें आपको डबिंग सिखाया जा रहा है, इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताया यस। नहीं जा रहा है। तो नहीं वो सारी बताया। चीजें प्रोग्राम में आएंगी जल्द ही। और एडवाइस तो यही है कि अगर आपको इसको प्रोफेशन की तरह लेना है तो मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितने बाकी किसी भी फील्ड में आपको करनी पड़ती है। इट इज नॉट अ करनी सिंपल पड़ती थिंग। लोगों को लगता है कि भाई मैंने है। 4-5 आवाजें निकालना सीख लिया, मैंने सिंक करना सीख लिया, तो मुझे डबिंग आ गया। बिल्कुल। ऐसा आ नहीं गए। होता है। यस। डबिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, डबिंग इज एन आर्ट। और कोई भी आर्ट आर्ट। के यस। लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी आर्ट सीखने के लिए। करनी आप ड्राइंग सीखो, करनी। आप स्कल्पटिंग सीखो, आप हम्म। मतलब वो कुछ ऊन से अगर एक स्वेटर भी बनाना है तो स्वेटर बनाना भी एक आर्ट। हमें लगता था कि यस। हमारी दादी या हमारी मम्मी या चाची ऐसे ही घर में ऐसे बात करते करते ऐसे ऐसे करती थी। वो ऐसे ऐसे जो करना होता है, उसमें कितने नॉट के बाद कितना नॉट डालना होता है, ये इतना उनको यस। मैकेनिकली आ जाता था, वो आर्ट उन्होंने मास्टर कर लिया। तब वो मास्टर बिना कर आपसे दिए। बात करते भी वो स्वेटर बुन पाती थी, इतना उनका मास्टरी था उसके यस ऊपर। यस तो यस। ये डबिंग ट्रू भी ट्रू। वैसे ही एक यस। आर्ट है जिसमें आपको मास्टरी मिलनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि भाई मैं टाइम पास के लिए मैं भी डबिंग आर्टिस्ट हूँ और मैं भी ये करता हूँ। अभी फैन डबिंग बहुत चल रही है, फैन डब बहुत यस सारी यस। चीजें होती हैं। उसमें कुछ कुछ बहुत अच्छे फैन डब्स होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत बेहतरीन करते हैं। कुछ लोग मुझे टैग भी करते हैं कि भाई गणेश सर को भी यस। टैग कर लिया। मैं उनको हौसला अफजाई भी करता हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन फैन डब यस। करना मतलब डबिंग नहीं है। वो तो आपने एक चीज बिल्कुल। कर ली जो पहले हो चुकी है, उसी को आप कॉपी कर रहे हो। आपका उसी को ओरिजिनल दोबारा। सिग्नेचर, आपका ओरिजिनल हम्म। पहचान क्या है, ये अभी भी क्या कुछ है? लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो हो जाएगा, तो वो थोड़ा यस। देखो, ध्यान में रखो, और पहले अपनी आवाज
पे काबू पाना सीखो, पहले अपनी आवाज को यूज करना सीखो, अपनी आवाज में एक्सप्रेस करना सीखो, फिर बाकी के लोगों की आवाजें निकालो भाई। गणेश की आवाज निकालो, राजू की आवाज निकालो, समय की आवाज निकालो, संकेत की आवाज निकालो, वो सब बात की बात है। या आपने कोई कैरेक्टर की वो थैनोस की आवाज निकाली या इसकी आवाज निकाली निनाद के जैसे, वैसे नहीं होता। निनाद खुद की वॉइस इतनी प्यारी है, वो खुद की आवाज इतनी अच्छी तरह से यूज करता है, तभी वो बाकी की आवाजें कर पाता है। जैसे मैं मेरी आवाज यूज कर पाता हूँ, तब मैं बाकी की आवाजें यूज करता हूँ। फर्स्ट अपनी आवाज पे कंट्रोल, अपनी आवाज पे कमांड करना सीखो, फिर बाकी की आवाजें आप खुद ब खुद आपके पीछे चलिए। दैट इज माय बेसिक एडवाइस टू ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू बिकम डबिंग आर्टिस्ट। सर, आवा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आप आवा के प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसके बारे में जरा बताइए, आखिर ये है और ये किस तरह से काम करता है? हाँ, आवा जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स, और हमारे कम से कम मेरे ख्याल से अभी 9 मेंबर है, लेकिन बदकिस्मती से अभी हम लोग सिर्फ मुंबई के लोगों को ही मेंबर बना पा रहे हैं। मुंबई यानी मुंबई महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग हैं उनको हम नहीं बना पा रहे, तो उसके ऊपर अभी वर्किंग चालू है। अगर वो हो गया तो फिर ऑल इंडिया लेवल पे सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आवा ये वैसे ही एसोसिएशन है, बाकी जैसे लोगों का बाकी एसोसिएशन होता है वैसे हम लोग वॉइस और आर्टिस्ट के राइट्स के लिए लड़ते हैं। अगर किसी का पेमेंट अटक गया है तो वो पेमेंट निकलवाना, अभी जैसे ये कोरोना के इसमें सबको होम सेटअप करवाना था, तो किसको जो जो भी तकलीफ हो रही थी, प्रोड्यूसर से बात करना, साउंड रिकॉर्डिस्ट से बात करना, ये सारी चीजें आवा की तरफ से हो रही थी। फिर हम लोगों ने एक आवा रिलीफ फंड इकट्ठा किया, माने जो आर्टिस्ट कुछ डोनेट करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके अभी हमारे पास 2-2.25 लाख रुपए का फंड है। तो अगर किसी आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई उसको घर में कुछ उसको प्रॉब्लम है कि भाई कुछ पैसे आए नहीं है, तो किसी को 5,000, किसी को 3,000, किसी को 10,000, किसी को 25,000, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम लोग हेल्प करते हैं। प्लस हमने अभी कोविड का जो चल रहा है तो हमने अभी इंश्योरेंस वाला भी लाया था, इंश्योरेंस भी, मेडिकल इंश्योरेंस भी हमने सारे आर्टिस्टों को मुहैया कराया। तभी ये नहीं कि भाई तुम हमारे मेंबर हो या नहीं, ये हमने क्राइटेरिया इस बार रखा नहीं, भाई तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारे लिए आ जाओ, ले जाओ। जो हमने आवा रिलीफ फंड में भी जो किया था वो सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं था, वो सारे लोगों के लिए था कि जो भी भले वो हमारी एसोसिएशन का मेंबर हो या किसी और एसोसिएशन का मेंबर हो। हमने ऐसा कुछ वो रखा नहीं था कि भाई डिवीजन रखा नहीं। आर्टिस्ट होता है, उसको मदद करनी है, हमारे पास पैसे, हम मदद कर देते हैं। तो वो हिसाब से सारा कुछ चल रहा है और आवाज सब लोगों के लिए काम कर रही है। अभी आगे चल के हम लोग ये भी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, अगर प्लॉट वगैरह कुछ मिलता है तो वॉइस आर्टिस्ट के लिए रहने की जगह भी हो जाएगी, उसके लिए भी कोशिशें चल रही थी। लेकिन अभी ये कोविड आ गया तो जरा हम लोग शांत हो गए। आवा का जो मोटो है वो है बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट, वन फॉर ऑल फॉर वन, ये हमारा आवा का मोटो है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि कहाँ कहाँ हम आपकी आवाज फिर से सुन पाएंगे। आने वाले प्रोजेक्ट्स तो मतलब अभी देखिए मराठी में एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा डब हो रहा है, तो उसमें जेठालाल का जो वॉइस है वो मैं डब करता हूँ मराठी में, वो आ रहा है अभी। उसके अलावा अभी नेटफ्लिक्स पे मेरी एक सीरीज आई अपना स्पेस फोर्स करके, उसमें जो स्टीव क्या उनका नाम, स्टीव नाम बोल रहा हूँ, जो मेन कैरेक्टर है उनको मैंने वॉइस दी है। उसके अलावा भी काफी सारे हैं, लेकिन एड्स ही आ रहे हैं। एड्स पे मतलब हिंदी में भी कुछ एड्स आ रहे हैं। अक्षय कुमार की अभी डॉलर और रिवाइटल, ये 2-3 एड्स अक्षय सर की भी मैंने डब की, जो सारे लैंग्वेजेस में, वो अभी आ जाएंगे। और बाकी फिल्में, अभी वंडर वुमन आ रहा है, वंडर वुमन 2 जो वंडर वुमन की फिल्म आ रही है, उसमें जो मेन विलन है मैक्स लॉर्ड, उसकी वॉइस मैंने दी है। वो अभी रिलीज होगी शायद दिसंबर में। उसके अभी ट्रेलर बाहर आ गया है, यूट्यूब पे है ट्रेलर, आप देख सकते हैं। मैक्स लॉर्ड की वॉइस जो है तो बाकी हो रहे हैं अभी प्रोजेक्ट्स, धीरे धीरे आएंगे। बिकॉज ऑफ कोविड के चलते मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ भी रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट्स मैं अपने स्टूडियो से कर पा रहा हूँ वही प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ, बाकी मैं प्रोजेक्ट्स ले नहीं रहा हूँ। तो स्टूडियो में जा नहीं रहा हूँ तो कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट छूट भी रहे हैं। पर देखिए जहां है तो जहान है। तो दिसंबर के बाद अगले साल कुछ अच्छे प्रोजेक्ट और होंगे। और साउथ की फिल्म में तो डब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको डब करने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता है। आप ऐसे स्टूडियो के बाहर भी दे नहीं सकते हो। और अभी ZEE5 पे एक होंग फी होंग करके सीरीज आ रही है, चाइनीज सीरीज। तो उसमें एक राजकुमार का कैरेक्टर है जो वन ऑफ द मेन लीड्स है, वो डब कर रहा हूँ। वो ZEE5 पे आ रही है शायद।
और ZEE5 पे ही और 2-3 सीरीज आ रही हैं। एक लाल बाजार करके है और एक दूसरी सीरीज है, उसमें मेन जो इंस्पेक्टर है उसकी वॉइस मैंने दी है, वो आ रहे हैं अभी, तो ZEE5 पे आ रहे हैं। सोनी लिव पे अभी एक कथक करके एक फिल्म आएगी, मराठी में मैंने डब की है, उसमें रणवीर शोरी को डब किया मराठी में, तो वो आ रहा है। तो जो काम मैं अपने स्टूडियो से कर पा रहा हूँ वो सारी चीजें आ रही, तो बाकी अगले साल ही जो मेजर होगा वो अगले साल ही आएगा। इस साल तो थोड़ा कम है चांस। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने इतनी सारी चीजें बारीकियां बताई, खासकर डबिंग आर्टिस्ट की। पीछे से आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। हम सभी दर्शकों की तरफ से आपको शुक्रिया कि आप लोग इतने सालों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं। हमें अच्छी अच्छी फिल्मों को जो अलग भाषाएं में बनती हैं, शायद अगर वो डबिंग ना हो तो हम उन्हें देख भी ना पाए, उन फिल्मों से हम चूक जाए। ऐसी फिल्में हम आपकी वजह से देख पाते हैं, आप लोगों की वजह से। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पवन। तुम्हारे जैसे यंग जो जनरेशन है वो आगे आके ऐसा कुछ काम कर रही है और हमारे जैसे तुम्हारे पहले वाले जनरेशन को लोगों के सामने ला रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है और सोशल मीडिया की वजह से आपको जो अच्छा लग रहा है वो हम तक पहुंच भी रहा है। ये सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे दर्शकों का भी। एंड पवन, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही अच्छा काम करते रहना और भी हमारे जो डबिंग आर्टिस्ट है उनको लोगों के सामने लाते रहना और एंड कैरी ऑन द गुड। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय। तो ये थे हमारे साथ सुपर टैलेंटेड एक्टर और वॉइस एक्टर गणेश दिवेकर जी। उन्होंने वॉइस ओवर की वो बारीकियां बताई, वो खासकर लाभदायक होने वाला है उन युवाओं के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।